हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए क्लास में, जहां हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और यह अनुप्रयोग नंबर सेकंड है। इससे पहले का जो अनुप्रयोग था वह चालक तार के कारण करवाया गया था, जो कि आप सभी को बता दिया गया है। आज हम लोग सीखेंगे समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इससे पहले हमने सीखा था अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमें सीखना है समतल चादर के निकट। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे हम यहाँ पे इस हेडिंग को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है अनंत, यहाँ पे विस्तार होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा अनंत विस्तार। अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट। तो यहाँ पे एक हम समतल क्या बना देंगे, चादर इस तरीके से बना लेंगे जो कि कैसा होगा, समतल। इस तरीके से हम यहाँ पे एक समतल चादर बनाएंगे, ये हो गया समतल चादर। और यहाँ पे बोला गया है यह समतल चादर एक समान रूप से आवेशित होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं यह एक समान रूप से कौन सा आवेश है, तो इस पे एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इस तार, इस जो चालक है, इस चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं इस चालक से किसी बिंदु r दूरी पर, किसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से हमारा फिगर। और हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके अगर हमें कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस सतह से गुजरने वाले एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और उस गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो वह किससे करेंगे, तो यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो इस बिंदु से, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है उस बिंदु से होकर के गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वह इस P बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा से बनेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमें अगर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं तो भी हमें यहाँ पे बेलन का दो केंद्र होता है, मतलब दो वृत्त होते हैं तो इसमें दो केंद्र होते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे एक ही केंद्र मिल रहा है, जिसके कारण हम इस बिंदु P के सममित, सममित कहने का मतलब इतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ एक और बिंदु ले लेंगे जिसे हम बोलेंगे P डैश। अब ये बेलन का दो सिरा बन गया। अब फिर इसी बेलन के इस सिरे से होकर के गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे इस तरीके से। अगर गॉसियन पृष्ठ ये हो जाएगा, और कैसा गॉसियन पृष्ठ है, तो ये हो जाएगा हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से। और इस साइड भी ये इसका वृत्त वाला भाग हो जाएगा इस तरीके से। और ये चादर जो है वो रखा गया है हमारा इस तरीके से। ये जो है चादर इस तरीके से रखा गया सामने सामने। उसके बाद इसके दोनों तरफ, एक तरफ यहाँ पे बिंदु P है और दूसरी तरफ हमने एक बिंदु P डैश लिया है। और यह बेलन जो है, यह बेलनाकार जो इसका गॉसियन पृष्ठ है उसको हमने कल्पना किया है इस तरीके से, जो कि इसके अंदर से होकर के गुजरता है और इस तरीके से वह बेलन है। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन कि r दूरी पर बिंदु P पर हमें कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, मतलब आगे की ओर। तो हम देखते हैं जैसे ही इसको गॉसियन पृष्ठ में करेंगे तो यहाँ पे तीन पृष्ठ बन जाएगा। एक पृष्ठ है यह S1 पृष्ठ, और यह है दूसरा S2 पृष्ठ, और ये हो जाएगा S3 पृष्ठ। तो यहाँ पे पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई, तीन। अब इन तीनों पृष्ठों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और तीनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो हमने फिगर में जो चीज किया उससे पहले लिखते हैं। तो फिगर में हमने क्या किया कि माना एक अनंत विस्तार का एक अनंत विस्तार का एक समान रूप से कैसा है, ऋणावेशित या धनावेशित, तो धनावेशित। तो एक समान रूप से धनावेशित, माना एक अनंत विस्तार का एक समान रूप से धनावेशित समतल चादर ये है। ठीक है, समतल चादर है। ठीक है, समतल चादर है जिससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर, जिससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बिंदु P पर, जो कि r दूरी पर स्थित है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। लेकिन उसे निकालने के लिए हमने, ये तो फिगर पहले से था केवल एक चादर, अब उसके बाद हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, तो उसे भी लिख देंगे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके। इसके लिए, किसके लिए, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए, इसके लिए P के
सममित, P के सममित, कहां पे, चादर की दूसरी तरफ, यहाँ पे ये चादर था इस तरीके से और ये बिंदु P था उस तरफ, तो इसी बिंदु P के सममित मतलब आधी दूरी पर चादर के दूसरे तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P के सममित चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश लेते हैं, उसके बाद क्या करते थे, P ये हो गया P डैश और ये हो गया P और P डैश से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। फिर क्या करते हैं, P व P डैश से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके बाद हम इसके कारण अब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। 3 पृष्ठ है तो तीनों पृष्ठ के कारण हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा देख लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा ये गॉसियन पृष्ठ और इसका जो 3 सतह है मतलब 3 क्षेत्रफल वाला सतह है, एक सतह है ये वाला जो कि सपाट है और एक सतह यह 2 सपाट सतह है और एक इसका ये गोल गोल घुमावदार, इसको बोलते हैं वक्र सतह। तो इसके 3 सतह है, 2 सपाट सतह और एक वक्र सतह। तो सपाट सतह का इस सपाट सतह का क्षेत्रफल सदिश है आगे की ओर और इस सपाट सदिश का इस सपाट सतह का क्षेत्रफल सदिश है इस साइड और इसका है इस साइड। अब वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, ऐसे ही यही आगे पीछे इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे ये क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ दोनों एक ही समांतर है, यानी कि इसके इस सपाट पृष्ठ और इसके एक सपाट पृष्ठ, ये इन दोनों से जो बनने वाला कोण होगा वह कितना होगा, 0 डिग्री। देखो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ हो जाएगा, आगे की ओर, क्योंकि इसका ये वाला भाग सपाट सतह आगे है और इस वाले ऊपर वाले सर्कल का क्षेत्रफल सदिश कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर की ओर। इसको कहते हैं हम डीए वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह इस तरीके से, तो इधर सामने की ओर, तो यहाँ पे इस सब के बीच, और ये जो धनावेशित है इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सतह है, इस सतह से इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र इधर निकल रहा है और इस सतह से वैद्युत क्षेत्र इधर निकल रहा है। तो दोनों दिशाओं में जब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकलता है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर इस सतह से और एक वैद्युत क्षेत्र उधर, तो यहाँ पे डीए की दिशा आगे की ओर, वैद्युत क्षेत्र भी उधर की ओर, तो इधर भी थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। और एक वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर, तो यहाँ पे ये सतह है और इधर वैद्युत क्षेत्र, सतह भी इसी साइड और वैद्युत क्षेत्र भी इसी साइड, यानी कि S1 और S2 के कारण जो क्षेत्र फल सदिश किसके किसके बीच, यह डीए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर का भी क्षेत्रफल सदिश आगे की ओर और इधर का भी क्षेत्रफल सदिश इधर, तो इन दोनों के बीच जो कोण है वह कितना डिग्री होगा, 0। किस किस के बीच, डीए वेक्टर और किसके बीच, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आगे की ओर, आगे की ओर सब जगह है आगे की ही ओर है और इसके बाद यहाँ पे ऊपर की ओर कौन सा वेक्टर है, डीए वेक्टर। अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर है और क्षेत्रफल सदिश हमारा ऊपर की ओर निर्देशित कर रहा है, तो यहाँ पे इसके बीच 90 डिग्री। और हम जानते हैं ये फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है EDA cos थीटा। कॉस कितना डिग्री, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि इस S3 पृष्ठ के कारण जो बनने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वह 0 होगा। तो 0 वाला निकालना आसान है, जिसके कारण हम पहले S3 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके कैलकुलेशन अब करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे किसके कारण, S3 के कारण वैद्युत फ्लक्स। जब हम यहाँ पे S3 के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालने चलेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे S3 के कारण वैद्युत फ्लक्स, तो फाई E बराबर हो जाएगा फॉर्मूला EDA cos थीटा, और यहाँ पे S3 के कारण जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री है, तो cos कितना डिग्री, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि यहाँ पे इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स बनेगा S3 के कारण वह 0 होगा। और इसके कारण अगर वैद्युत फ्लक्स नहीं बनता है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी नहीं बनेगा, तो इसको हम गणना में नहीं लेंगे। अब हम निकालेंगे S2 और S1 के कारण वैद्युत फ्लक्स। अब हम यहाँ पे किससे निकालेंगे, S1 तथा S2 पृष्ठ के कारण, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। S1 व S2 पृष्ठ के कारण क्या निकालना है हमको, वैद्युत
फ्लक्स S1 और S2 के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो ये सब लिख के उसके बाद ये कैलकुलेशन कर पाए तो इसको करना है। इसका भी काम नहीं है तो हटा देते हैं सबको, लेकिन इस सबको लिखना है। और अब जब हम आगे इसको लिखेंगे S1 और S2 के कारण वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स Fi बराबर कितना हो जाएगा, Phi बराबर S1 का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा EdA, और यहाँ पे कितना होगा cos थीटा dA S1 का निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है ये, इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, यहाँ पे DA की दिशा इधर ही है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही, यानी कि कोण बनने वाला 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे Phi बराबर किसके आ जाएगा, EdA के आ जाएगा। ये हम निकालने हैं किसके कारण, S1 के कारण। तो हम इसको लिख लेते हैं Phi कौन सा वाला, Phi S1 वाला, ये हो जाएगा हमारा Phi S1 वाला, और इधर हम निकाल लेते हैं Phi S2 वाला, यानी कि Phi मतलब वैद्युत फ्लक्स और S2 मतलब S2 पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। अब हम इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा EdA cos थीटा, और यहाँ पे भी इस साइड वाले का भी cos थीटा का मान 0 डिग्री, यानी कि Phi S2 बराबर बन जाएगा यहाँ पे भी हमारा कितना डिग्री EdA। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स निकल गया, अब हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये कॉमा रहेगा बीच में, ठीक है, S1 और S2 के कारण वैद्युत फ्लक्स निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कुल वैद्युत फ्लक्स, इसलिए कुल वैद्युत फ्लक्स Phi बराबर कितना हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो इसका तो 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा Phi S1 प्लस का Phi S2। अब इन दोनों का जब हम मान रखेंगे तो मान है EdA प्लस का इधर का भी कितना मान है EdA, और जब दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2EdA। अब यहाँ पे Phi का मान आ गया 2EdA। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का समाकलन कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, क्योंकि हमको किसके कारण चाहिए, ए क्षेत्रफल के कारण चाहिए। टोटल क्षेत्रफल कितना है A, और इसका छोटा सा क्षेत्रफल को हम DA से लिखते हैं, जिसे कहते हैं डिफरेंशियल एरिया, मतलब छोटा सा पार्ट, क्षेत्रफल छोटा सा, पूरा क्षेत्रफल कितना है A और छोटा सा क्षेत्रफल कितना है DA। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम उसका क्या कर देते हैं, समाकलन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण क्या निकालना है हमको, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा Phi बराबर, इधर भी समाकलन लग जाएगा और इधर भी समाकलन, इधर कितना है 2EdA। अब यहाँ पे क्या है, इस समाकलन केवल किसका होगा, जिसके आगे D लगा हुआ है उसी का केवल समाकलन होगा, और हम जानते हैं समाकलन मतलब पूरा वाला भाग और DA मतलब छोटा वाला भाग। अगर हम DA छोटे वाला भाग है और छोटे वाले भाग का समाकलन कर देंगे तो हमको बड़ा वाला भाग पता चल जाएगा, यानी कि DA का समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा A, यानी कि यहाँ से इसका समाकलन करेंगे ये हो जाएगा Phi, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो कितना से गुना 1, और 1 का समाकलन वही होता है जो इसके आगे लगा रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 और E बाहर निकल जाएगा, 2E बाहर निकल जाएगा, समाकलन केवल होगा किसका, DA का, केवल यहाँ पे किसका समाकलन किया जाएगा, DA का। अब यहाँ पे DA का समाकलन जैसे ही करेंगे तो छोटा क्षेत्रफल DA का समाकलन करते ही यह किसमें बदल जाएगा, A में, यानी कि यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहीं पे इसको मिटा करके क्या कर देते हैं EA, तो ये हो जाए 2EA इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक और चीज जानते हैं, ये तो हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल गया EdA cos थीटा वाले फॉर्मूला से। अब हम एक और चीज जानते हैं, किसके नियम से, गॉस के नियम से, ठीक है, जगह की कमी के कारण हम इसको सटा करके लिख देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉस के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, Phi बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं Phi बराबर होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे Q को, और इसका क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये कैसा सतह है, मतलब ये क्या है, एक सतह है ना, ये चादर क्या है, एक सतह है, और सतह का होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस Q को हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा में चेंज कर लेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन में A, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A, यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा A। अब इस Q का मान कहाँ रख देंगे, ये वाले में, इसलिए Phi बराबर कितना हो जाएगा, तो Q का मान आया हमारा सिग्मा A, तो इस Q के जगह पे हम रख देंगे सिग्मा A, और बट्टे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट पे एप्सिलॉन नॉट छोड़ देंगे। अब जब हम इसको आगे यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ रहा है,
ये सिग्मा ए और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट में फाई का मान है, मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान है 2EA और यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, यानी कि इस फाई ई के जगह पे हम क्या कर देंगे 2EA मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन से समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से किसका मान रखेंगे हम लोग, फाई ई का। तो यहाँ पे फाई ई का मान कितना है 2EA, तो यहाँ पे इस फाई ई की जगह पे हो जाएगा 2EA और इसके RHS में कितना है तो सिग्मा ए बटेगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए हो जाएगा, कट जाएगा और इसके बाद हमको निकालना है क्या है वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इधर रखेंगे और 2 को उधर भेज देंगे, तो ऊपर में केवल बचा है सिग्मा और ये 2 उधर चला जाएगा गुना में, तो 2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम किसी भी चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये सब टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा और ये जो सीरीज चलाई जा रही है कि हर एक चैप्टर का हर एक डेरिवेशन को इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, तो इसे अपने दोस्तों को ही बताइए और उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें पता चले और वो भी इसका लाभ ले सके। तो एक बार इसे हम फिर से देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को करते हैं खत्म। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ये सतह बनाया था और इस सतह के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना था। पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गॉसियन पृष्ठ के कारण, मतलब गॉस का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ बनाए पी बिंदु के सममित एक बी डैश बिंदु लेकर के, और जैसे ही गॉसियन पृष्ठ बनता है तो 3 सतह बनता है S1 S2 S3 और यहाँ पे हम देखते हैं S3 के कारण वैद्युत ये थीटा का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो S3 के कारण निकालेंगे तो cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो S3 के कारण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0। उसके बाद S1 और S2 के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हो जाएगा EDA cos थीटा, इधर भी 0 डिग्री का कोण, इधर भी 0 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर 0 डिग्री, यानी कि फाई S1 बराबर आ जाएगा EDA और फाई S2 बराबर भी आ जाएगा EDA। और जब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये वाला तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसका कोई 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, EDA प्लस का EDA करेंगे, फाई S1 प्लस फाई S2 तो हो जाएगा 2 EDA। उसके बाद हम ये हो गया वैद्युत फ्लक्स किसके कारण, छोटे से क्षेत्रफल DA के कारण। अगर हमको संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालना है तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे समाकलन, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। इधर एक का समाकलन जिसके लिए करते हैं वही आता है, तो यहाँ पे फाई के लिए कर रहे हैं तो फाई आ जाएगा। उसके बाद इधर समाकलन होगा केवल किसका, जिसके आगे डी लगा होता है, डी लगा हुआ है ए के आगे, यानी कि केवल ए का समाकलन होगा और ए का समाकलन करेंगे तो बड़ा वाला क्षेत्रफल ए मिल जाएगा। उसके बाद फाई का मान इस तरीके से निकल जाएगा। फिर हम गॉस के नियम से भी फाई ई बराबर जानते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो अब इस Q को हम सिग्मा में बदल लेंगे क्योंकि ये सतह है, ये चालक कैसा है, चादर कैसा है, सतह होगा चादर का। जैसे ये कॉपी है, बुकी है, तो इसका एक सतह है, इस सतह का हम पृष्ठीय आवेश क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। पृष्ठीय आवेश सिग्मा बराबर Q अपॉन में A होता है और वहां से Q का मान निकाल करके इस फाई वाले में रख देंगे तो आ जाएगा फाई बराबर QA सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद फाई ई का मान रख देंगे, यहाँ से जो हमारा आया है 2EA, उस फाई ई के जगह पे 2EA रख देंगे और यहाँ से ई का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो आज का क्लास यही था। अब आगे आने वाले में हम लोग गॉस का 3rd नंबर अनुप्रयोग गोलीय चालक के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में।